हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम यहाँ पे एक बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो कि हम सब के लिए अब बहुत इम्पोर्टेंट बनता जा रहा है, ठीक है। और बनना भी चाहिए और इस पे हमको गौर भी करने की अब ज़रूरत है। और गौर तो करना ठीक है, लेकिन इसके समाधान खोजने की भी अब हमको ज़रूरत आ चुकी है, ठीक है। क्योंकि हम एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं और आप सभी को पता है कि अभी 4 अगस्त को ही यूपीएससी 2019 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। यानी कि 2019 का जो फाइनल रिजल्ट आया है, जिसमें 829 बच्चे क्या हैं, फाइनल लिस्ट में उनका नाम आया है। लेकिन उनमें हिंदी मीडियम के बच्चे कहाँ हैं, वो कितने हैं? क्या आपने कभी गेस किया है, उसमें चेक किया कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे कितने हैं, ठीक है। हालांकि आप अभी इसका पूरा रेशियो नहीं दिखाया गया है, लेकिन यदि हम बात करते हैं कि 2018 का जो रिजल्ट आता है उसमें गिने चुने बच्चे, यानी कि हम उंगलियों में गिन सकते हैं उनकी संख्या की कितनी थी। 8 बच्चे थे जो कि फाइनल लिस्ट में जिनका नाम आया था, ठीक है। और उनमें से भी हम ये नहीं कह सकते प्राउडली कि वो बच्चे टॉप 10 में थे या वो बच्चे टॉप 100 में थे, बिल्कुल नहीं। टॉप 200 में भी नहीं थे, वो बच्चे 300 प्लस में थे, ठीक है। यानी उनकी जो रैंक थी, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे आते हैं, हमने रवि सिहाग सर को देखा जो 2018 में ही सेलेक्टेड थे, तो उनकी रैंक क्या थी, 317 थी, ठीक है। तो वहाँ पे, और जबकि वो हिंदी मीडियम के टॉपर थे, ठीक है, उनकी रैंक 317 आती, यानी मेजर प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं पे। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि जो ये समस्या है वो क्या हमारे यूपीएससी विभाग में है, या जो यूपीएससी संस्था वो हमारे साथ घोटाला कर रही है, या की बात करें तो सी सेट आने के बाद से हमारा जो ये है कि मतलब हिंदी मीडियम वालों का जो नंबरिंग हो गया है तो वो कम हो गया है, यानी उनका सिलेक्शन कम हो गया है। क्या सी सेट यूपीएससी में हिंदी मीडियम वालों के लिए बाधा बन रहा है, या कि हम बात करें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या एक स्टूडेंट में है, ठीक है। इन सारे सवालों का जवाब आज हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर समस्या है कहाँ पे और इसका समाधान आखिर हो सकता है तो क्या हो सकता है, ठीक है। क्योंकि देखो, मेहनत तो हम सभी करते हैं, एक हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट भी पढ़ता है और एक इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट भी पढ़ता है, लेकिन दोनों में मेजर प्रॉब्लम क्या होती है, आपको सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पे जो हमारा बहुत से बच्चों का होता है कि यूपीएससी हमारे साथ घोटाला करता है, ठीक है। भैया, यूपीएससी वालों को आपसे क्या मिलना है? हो सकता है कि आपकी बातें सही हो सकती है, मैं नहीं कह सकती हूँ कि आपकी बातें सही हो सकती है, बट जरा आप ये सोचिए कहने से पहले कि यूपीएससी वालों को यदि वो हिंदी मीडियम वालों का सिलेक्शन करता है उसको क्या मिल जाना है, ठीक है। यानी कि वो यदि एक इंग्लिश मीडियम वालों को सेलेक्ट करता है और हिंदी मीडियम वालों को निकालता है तो उससे उसका क्या प्रॉफिट होने वाला है? क्या आपने कभी सोचा? हम बोल तो देते हैं कि वो घोटाला कर रहा है, ठीक है, कर रहा होगा घोटाला, लेकिन सबसे पहले हम अपने ऊपर देखें, उसके बाद हम दूसरों के ऊपर झांके तो बेटर होगा कि हम पे कहाँ कमी है। क्योंकि रवि सिहाग सर का यदि कोई इंटरव्यू देखा होगा, वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि एक हिंदी मीडियम का जो स्टूडेंट है वो लगातार उसका रेशियो जो कम होता जा रहा है रिजल्ट का, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट में प्रॉब्लम है, ठीक है। वो प्रॉब्लम वहाँ नहीं है कि यूपीएससी घोटाला कर रही है, या वहाँ नहीं है कि यूपीएससी का सिलेबस चेंज हो गया उस पर कोई मेजर प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। हम पे मेजर प्रॉब्लम है। और यहाँ पे एक बात है, आप उसको ध्यान से समझिएगा कि यूपीएससी हमारा क्या करती है, एक डाटा निकालती है, ठीक है। प्रत्येक वर्ष वो अपना डाटा निकालती है कि कितने स्टूडेंट इसमें शामिल होते हैं, यानी कितने स्टूडेंट फॉर्म फिल करते हैं, भाषा के आधार पर पूरा निकालती है, ठीक है। आपको पता है कि हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं वर्णित है और उन 22 भाषाओं में से हमको पूरा अधिकार है कि हम किसी भी भाषा में पेपर दे सकते हैं यूपीएससी का। तो वो भाषा के आधार पे पूरा उसका रेशियो निकालती है कि कितने बच्चे किस लैंग्वेज से वहाँ पे फॉर्म फिल किए थे या किससे वो पेपर दिए हैं। तो जब उसमें देखा जाता है, उसका पूरा साल दर साल उसका रेशियो आता है, मतलब उसका डाटा आता है, वहाँ पे जब देखा जाता है कि एक हिंदी मीडियम का जो स्टूडेंट होता है वो क्या करता है कि प्री ही क्वालिफाई नहीं कर पाता है, ठीक है। सबसे बड़ी कमजोरी यानी कि हम में है, हम प्री ही क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ पे जब वो प्री क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो बच्चे क्या बोलते हैं कि सी सेट है इसलिए हम क्वालिफाई नहीं कर पाते, ठीक है। आप सभी को पता है, हम सभी ने प्री तक, यानी कि बिल्कुल सिलेबस में स्पष्ट तौर पे लिखा है 10th लेवल तक की मैथ,
ठीक है, रीजनिंग है, उसमें और भी जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं जो कि हमको उससे समाधान, समस्या समाधान, इंग्लिश के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ पे हमको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, यानी कि यदि आपको पता है कि बहुत से हिंदी मीडियम के मतलब हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट थे, उन्होंने पहले कहा कि ये हमारे लिए जो सीसेट आ गया है तो ये बहुत समस्या क्रिएट कर रहा है कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आपको पता होगा कि प्री का जो सीसेट है वो सिर्फ एक क्वालिफाइंग है। ठीक है, यानी कि उसमें सिर्फ आपको 33% लाना है, और किसी तरह से आप उसमें यदि 33% लाते हो तो आप क्या माने जाओगे, पास माने जाओगे। ठीक है, कि प्री में सिर्फ आपको 33% लाना है, उसके बाद कोई जरूरी नहीं कि आप 60% लाओ, यानी कि उसमें फर्स्ट डिवीजन पास हो जाओ तभी आपका सिलेक्शन होगा, बिल्कुल नहीं ऐसा। सिर्फ हमारा क्या है, प्री एक को यानी कि सीसेट एक क्वालिफाइंग है कि वहाँ पे हमको उसमें 33% लाते हैं, और बिल्कुल सही भी है। आप एक ये याद रखना एक बात को कि हम एक जिला का अधिकारी बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि एक जिला को जब लीड करना पड़ेगा तो मुझे नहीं लगता कि हमारे पास ये बहाने होने चाहिए कि एक मतलब सीसेट आ रहा है यानी मैथ उसमें पूछी जा रही है, सो इतना तो है कि 10th लेवल तक की मैथ हमको आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग भी थोड़ा बहुत हमको आनी चाहिए, और इंग्लिश आपको पता होगा कि एक इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है, किसी भी स्टूडेंट को आप देख लो, किसी भी टॉपर्स को देख लो, क्या उनसे हिंदी नहीं आती? उनसे बखूबी हिंदी आती है, शायद हमसे भी अच्छी उनसे हिंदी आती है। ठीक है, आप अभी जो सेलेक्टेड हुए हैं कनिष्क कटारिया सर को ही देख लो, अभी जो यहाँ पे प्रदीप सर जो सेलेक्टेड हुए हैं यानी 2019 में, बहुत से ऐसे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं जो, और ये जो सृष्टि देशमुख मैम है, तो वो सब इंग्लिश मीडियम के हैं, लेकिन जब अपना वो स्पीच देते हैं अच्छी खासी हिंदी बोलते हैं। ठीक है, हिंदी उनको आती है, लेकिन हम लोग एक हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो एक मिथ बना के रखते हैं, नहीं बस पढ़ना है सो हिंदी ही पढ़ना है। अब आपको पता है यहाँ पे एक हमारे एग्जाम की एक और कड़वी सच्चाई है कि जो भी होता है, हमारे एग्जामिनर जो होते हैं वो क्या करते हैं कि हिंदी का जो मतलब पेपर होता है यानी एग्जाम का जो पेपर होता है, प्री का हो वो या मेंस का हो, ठीक है, वहाँ पे मेन क्या होता है कि इंग्लिश के क्वेश्चन को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और वही क्वेश्चन हमको देते हैं। ठीक है, अब जब हिंदी मतलब इंग्लिश के क्वेश्चन को वो हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, सो आप समझ सकते हो कि यानी कि उसका जो मतलब पूरा प्रोसेस होगा वो कितना टफ होता है। आप कभी गूगल पे किसी वर्ड को सर्च करना, कभी कभी तो वो इतनी टफ मीनिंग दे देता है कि एक अच्छा खासा हिंदी का ज्ञाता भी नहीं बता पाएगा कि इसका मीनिंग क्या होगा। ठीक है, यानी कि एक इंग्लिश का मीनिंग वो ऐसा दे देगा कि हमको खुद नहीं समझ में आता कि आखिर ये हिंदी में क्या लिखा है। यानी कि बात करें तो अब यदि हमको आगे बढ़ना है सो हमको इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि इंग्लिश के साथ साथ ही जिस भी वर्ड का आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करो, वहाँ पे ऐसा मत करो कि हिंदी के क्वेश्चन पढ़ो, क्योंकि पेपर में हमारे हिंदी और इंग्लिश दोनों दिया रहता है। ठीक है, तो जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और मैं अपने पॉलिटी पढ़ा रही हूँ उसमें हर एक वीडियो में भी बताती हूँ कि हमको वहाँ पे ये पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या होगा। ठीक है, रियल में इसका अर्थ क्या होता है कि यदि हमको सपोज हिंदी में क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा और इंग्लिश में वही क्वेश्चन हमको समझ में आ रहा है, ठीक है, यानी कि यदि हमसे इंग्लिश आ रही है, सो यदि हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो उसका मीनिंग इंग्लिश में यदि पढ़ते इंग्लिश आ रही है हमसे, थोड़ा बहुत भी आ रही है, मैंने कहती कि बिल्कुल आपसे मतलब इंग्लिश के ज्ञाता ही बन जाओ, लेकिन वहाँ पे हमसे इंग्लिश आनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है। ठीक है, और आप एक जिला के जब अधिकारी बनने जा रहे हो, सो वहाँ पे हमको बहुत से ऐसे बच्चे मिलते हैं, मतलब बहुत से ऐसे मिलेंगे जिनसे हमको दोनों ही लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी। तो क्या हम हर जगह पे ट्रांसलेटर लेके घूमेंगे कि ये हमारे साथ रहेगा? वहाँ पे तो हमको सीखनी पड़ेगी ना। तो इसलिए ये बहुत लंबी प्रोसेस होती है। जरूरी नहीं कि आप एक ही साल में सिलेक्शन पाओ, हो सकता है 2 साल लग जाए, लेकिन यदि आप सही तरीके से तैयारी करते हो, सही तरीके से प्रिपरेशन करते हैं यदि हम, तो प्रदीप सर की जगह हमारा भी फर्स्ट रैंक में नाम आ सकता है। ठीक है, और ये आधा अब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग बहुत पीछे जा रहे हैं। एक तो बहुत से हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के बच्चे होंगे, यदि आपको लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ, तो आपके यदि कोई ऐसे सगे संबंधी हो या आपके फ्रेंड्स हो जो नियरेस्ट हो, उनसे आप पूछिएगा जरा, कोशिश करिएगा कि बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो क्या करते हैं कि अपना मीडियम ही चेंज कर देते। ठीक है, यानी कुछ अभी मैं
कुछ ही टाइम की बात बताऊं आपको कि एक लड़का था, उसने मेरे को बोला कि पहले मैं हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहा था, 1 साल उसने पेपर दिया, उसमें नहीं हुआ, ठीक है। उसने 1 साल पूरा हिंदी मीडियम में डाल डाल दिया अपना। लेकिन उसके बाद वो क्या करता है कि बोला कि फिर मैं क्या किया, अपना मीडियम ही चेंज कर लिया। मुझे लगा कि हिंदी मीडियम मेरे सिलेक्शन नहीं होगा, इसलिए अब मैं इंग्लिश की तैयारी कर रहा हूँ, उसमें मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रही है। अब भैया आप पहले तो बचपन से हिंदी में पढ़े हो, ठीक है, और हम जब हिंदी से पढ़े हैं वहाँ पे मतलब इतना टफ ही नहीं है, लेकिन 1 साल आप वो पहले पूरा सब कुछ हिंदी को दे चुके हो, उसके बाद यदि 1 साल नहीं हुआ था, दूसरा साल भी आप हिंदी पे देते तो हो सकता था कि हो जाता आपका। अब इस बार उस बंदे का प्री भी नहीं निकला, ठीक है। वहाँ पे उसने बताया कि मैंने इस बार का 2019 का प्री दिया था, प्री ही नहीं निकला। तो यहाँ पे उसके अटेम्प्ट भी जा रहे हैं, और अब वो उसको लग रहा होगा कि भैया मैं तो हिंदी से इंग्लिश चेंज किया, अब नहीं हिंदी ही बेटर थी, हिंदी पे ही चलते हैं। सो यहाँ पे हम में से भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि ऐसे भटकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारी अगली प्रॉब्लम होती है, एक हिंदी मीडियम की स्टूडेंटों की जो बहुत बड़ी समस्या होती है, वो होती है उनके सोर्सेज, ठीक है। हमको क्या लगता है कि जितना भी मार्केट में मिल रहा है, ठीक है, जितनी भी बुकें आ रही हैं, देखते हैं खोल के, अरे बड़ा अच्छा लिखा है, चलो ले लेते हैं। लेकिन शायद आपको पता होगा कि वहीं पे यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंटों को देखोगे, वो सिर्फ क्या करते हैं, बस लिमिट सोर्सेज रखते हैं, ठीक है। यानी कि उनका फंडा होता है एक बुक को 10 बार पढ़ना, ना कि 10 बुक को 1 बार पढ़ना। और ये फंडा हमको भी अपनाना पड़ेगा, अपनी रियल लाइफ में ये लाना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता कि यदि हम ऐसा सब कुछ करते हैं तो वहाँ पे हम पीछे होंगे, क्योंकि मुझे इतना तो बिल्कुल श्योर है कि जब भी हम मेहनत करते हैं उसका फल हमें जरूर मिलता है, और अच्छा मिलता है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक कहानी बताती हूँ, कहानी नहीं बस रियल लाइफ है, मेरे ही स्कूल की है। हम लोग जब पढ़ते थे तो क्या होता था, हालांकि ये बचपन की बात है, लेकिन यहाँ पे सीखने के लिए बहुत कुछ मिल सकता है, ठीक है। तो क्या होता था कि जो हमारे स्कूल के लड़कियां थी बहुत सारी, मतलब आपको पता है कि कुछ ऐसे भी थे जो कुछ नीच वर्ग से आते थे, ठीक है। तो यानी कि उनके घर की, कुछ मैं नहीं कह सकती कि वो उनका पैसा था, ठीक है, उनके घर की प्रॉब्लम थी ऐसे कि वो लोग क्या करती थी कि वहाँ पे काम करने जाती थी अपने घर वालों के साथ, ठीक है। यानी वो लोग प्रॉपर स्कूल नहीं आती थी। उसके बाद जब हम लोगों का रिजल्ट अच्छा आता था तो उनका बात क्या होती थी, यानी बहाना क्या बनाते थे घर में भी और स्कूल में भी, कि भैया सर तो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, यानी सर वो गोरी है इसलिए सर उसको ज़्यादा नंबर देते थे। अब यहाँ पे उसने बहाना बना दिया, ठीक है। लेकिन वहां पे समझ में आ रहा था कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, यानी हम 6 क्लास में भी हैं तो हम उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, यानी कि हम पढ़ रहे हैं, जो एग्जाम में पूछा जा रहा है हम वही लिख के आ रहे हैं, और वो वहां पे नहीं लिख रही है। उसके बाद वो बता रही है कि वो गोरी थी इसलिए उसको नंबर दे दिएगा। तो यहाँ पे अब हमको मतलब एक बहुत बड़ी सीख मिल सकती है, और मैंने भी यही सीख ली उनसे कि क्या यार, मतलब मैं पढ़ के जा रही हूँ, मुझे भी बहुत बुरा लगता था कि हम लोग पढ़ के जा रहे हैं, इतना अच्छे से सब कुछ कर रहे हैं, मतलब पहले उतनी ज़्यादा समझ नहीं थी कि ये क्या कैसे होता है, ठीक है। उनकी मजबूरी थी, प्रॉब्लम थी उनके घर में, वो जाना पड़ता था उनको, लेकिन फिर भी वो ऐसी बातें बनाती थी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जब हमारा सिलेक्शन नहीं होता तो हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे ही बहाने बनाते हैं, और जब तक हम बहाने बनाएंगे सो हमारा कुछ भी नहीं होने वाला। यकीन मानो कुछ भी नहीं होने वाला। अभी तो हम 300 पे आ रहे हैं, पता चलेगा कि हम 400, 500, 600, 700, और कहीं लिस्ट में नाम भी नहीं आएगा जो 8-5 आ रहा है, ठीक है। इसलिए हमको और मेहनत लगातार करते रहेंगे और करते ही रहते हैं, लेकिन यदि सही प्रोसेस नहीं अपनाएंगे तो कभी नहीं हमारा रिजल्ट सही आने वाला, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जरूरत है हमको सही स्ट्रेटेजी की, ठीक है। और हम ये झुठला नहीं सकते कि हमको इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि इंग्लिश हमको आनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम हिंदी पढ़ें, इंग्लिश बिल्कुल ना पढ़ें, क्योंकि आप किसी भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंटों से मिलो, उनको हिंदी बखूबी आती है। और यहाँ पे जो मैं सोर्सेज की बात कर रही थी, तो सोर्सेज में देखते हैं हम कि हमारे जितने भी होते हैं, साक्षी गर्ग का आपने इंटरव्यू देखा होगा, तो वहाँ पे उन्होंने बताया था कि उनके जो सोर्सेज थे वो लिमिट थे, ठीक है। यानी कि वो भी हिंदी मीडियम की स्टूडेंट थी, उन्होंने भी हिंदी मीडियम की टॉपर थी वो। तो वो क्या की थी कि वो बता रही थी मेरे जितने भी सोर्सेज थे वो लिमिट थे। अब यहाँ पे आप इमेजिन कीजिए कि जो एम लक्ष्मीकांत एक इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट पढ़ रहा है, वही हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। वही एम लक्ष्मीकांत जी राइटर हैं,
मतलब उन्हीं की बुक है, एक ही राइटर जो इंग्लिश में लिखी हुई है, सिर्फ भाषा का फर्क है और हम हिंदी में उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। वही जो एनसीईआरटी वो पढ़ रहे हैं इंग्लिश में, हम हिंदी में पढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो मेन समस्या है वो कहाँ पे रही है, सोचने की बात तो ये है, वही जो माजिद हुसैन या महेश वर्णवाल वो पढ़ रहे हैं इंग्लिश मीडियम वाले, वही हम भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं कि बहुत सारे नोट्स के पीछे पड़े रहते हैं। अब मैंने आपको बताया भी था कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि मैडम पॉलिटी का भी, हिस्ट्री का भी, जियोग्राफी का भी, सबका नोट्स बनाया बनाया हो तो दे दीजिए, ठीक है। यानी कि सबका नोट्स बनाया बनाया हम दे दें, आपको मेहनत ना करनी पड़े। कुछ ऐसे भी होते हैं यूपीएससी का सपना देखते हैं, प्लीज बुरा मत मानिएगा, लेकिन कुछ सच्चाई जो होती है वो बोलनी पड़ती है, ठीक है। कि हम में से भी बहुत से होते हैं ऐसे कि हमको कुछ भी ना करनी पड़े, मेहनत ना करनी पड़े, हम उनको नोट्स बनी बनाई दे दें। अब वो किसी कोचिंग का नोट्स ले लेते हैं, ठीक है। अब वहाँ की कोचिंग की नोट्स आपने देखा ही होगा, विजन का हो चाहे दृष्टि का हो, वो नोट्स नहीं एक बुक ही होती है, सही मायने में बोलें तो, ठीक है। तो इसलिए नोट्स का मतलब होता है यार कि आप अपने से बनाओ, अपने से लिखो, उसके बाद आप उसको रिवाइज करो, ठीक है। यानी कि हमारे मेन रूप से यदि हम बात करें 100 बात की एक बात, तो हमारे सोर्सेज लिमिट होने चाहिए। यानी एक ही सोर्स, यदि आप लक्ष्मीकांत उठा लिए हो तो उसके बाद हमको कुछ भी नहीं पढ़ना पॉलिटी के लिए, ठीक है। एनसीईआरटी तो पढ़ रहे हैं, वो तो गीता कुरान बाइबल है ही, लेकिन एम लक्ष्मीकांत यदि हम उठा लिए ना, तो उसके बाद पॉलिटी के लिए तो किसी कोचिंग की नोट्स नहीं चाहिए, हमें किसी की भी कुछ नहीं चाहिए। बनानी ही है तो अपनी नोट्स बनाओ, खुद की नोट्स बनाओ। और मैंने नोट्स का मतलब भी आपको समझाया है कि नोट्स का मतलब होता है कि आप अपनी लैंग्वेज में लिखो, उसको शॉर्टकट में लिखो आप उसको, और प्रैक्टिकली थोड़ा बनो, ठीक है। वहाँ पे जो चीज़ें लिखी हुई हैं हम पढ़ के सिर्फ समझ बढ़ाते हैं, और ये मैं कई बार आपको समझाई हूँ, जो भी मेरी क्लासेस डेली ले रहा होगा वहाँ पे मैं बताती भी हूँ कि हमको सिर्फ क्या करना है, एक पढ़ के, किताबें पढ़ के अपनी समझ बढ़ाना है। लेकिन लिखना सब कुछ अपने से भी है। कभी आप आज ही आप मेंस या प्री का क्वेश्चन उठा के देखिएगा, वहां पे सीधा सीधा लिखा रहता है आपकी क्या राय है, ठीक है। यानी कि वो आपसे पूछ रहा आपकी राय। किताबी ज्ञान उनके पास बहुत है, जो भी एग्जामिनर है उनके पास बहुत है। और यदि हम चाहें कि किसी एक क्वेश्चन का कोई एक प्रॉपर आंसर होता है, जो भी हमारी परीक्षा बोर्ड परीक्षा अध्ययन जो कि अभी तक हम स्कूलिंग तक पढ़ते आए हैं, तो उनका एक ही रट्टा मार के वही क्वेश्चन का आंसर होगा, वही हम लिख देंगे। सो ऐसे बहुत से बच्चे हैं, लाखों हजारों बच्चे हैं जो कि हमारे जैसे रट्टा मार के वो लिख सकते हैं, लेकिन उनका कहीं नाम नहीं आता, ठीक है। तो वो उनके जैसे, उनसे हमको अलग बनना है, बहुत अलग बनना है। यानी यूपीएससी यदि करनी है तो उसके लिए हमको पागल बनना पड़ेगा, सबसे पहले पागल बनना पड़ेगा, ठीक है। यदि सच में करना है, टाइम पास नहीं करना तो, और यदि टाइम पास करना है तो फिर आप बिल्कुल बेशक कर सकते हो, जो भी इंटरेस्टेड हो वहाँ पे आप कर सकते हो। अब कभी कभी बच्चे होते हैं लूसेंट उठा लेते हैं, बिल्कुल सही है, लूसेंट पढ़ना चाहिए, बट कभी आप मुझे बताना कि यूपीएससी में पूछा गया है कि पहली बार माउंट एवरेस्ट में कौन चढ़ा था। मुझे नहीं लगता कभी पूछा गया होगा। हमेशा कुछ ऐसे एग्जाम होते हैं जहाँ पे पूछा जाता है दूसरी बार कौन गया था। अब दूसरी बार कौन गया था, हमने तो पहली बार रट्टा मारा भैया कि पहली बार उसने गया था, अब दूसरी बार कौन गया था वो तो हमको पता ही नहीं है। इसलिए हमको अपनी विवेक, अपनी समझ बढ़ानी होगी सबसे पहले, और प्रैक्टिकली बनना होगा, ठीक है। हम देखते हैं कि एक आईआईटी का बंदा, एक इंग्लिश मीडियम का बंदा ही सेलेक्ट होता है। क्यों होता है? उसके पीछे का रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि वो लोग रट्टा नहीं मारते, किताब को पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद वो अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग वो उत्तर देने की कोशिश करते हैं कि इसका हम सही आंसर क्या दे सकते हैं और इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। और वहाँ पे वो उस अकॉर्डिंग आंसर देते हैं और उससे वो सफलता भी प्राप्त करते हैं। नो इशू कि उनको कोई भी, मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो मेहनत नहीं करते, लेकिन वो इस चीज़ को हम कहते हैं स्मार्ट वर्क, वो स्मार्ट वर्क करते हैं, ठीक है। यानी कि वो ना तो हमारी तरह रट्टा मारते, रटे जा रहे हैं, यम लक्ष्मीकांत उठा ले उसको रटे जा रहे हैं, भैया मुझे पता ही नहीं है उसमें है क्या। और एक बार हम यम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि पॉलिटी के लिए कहीं और से किसी की नोट्स मिल जाए, उसको भी पढ़ लेते हैं। उसके बाद भी और यदि पॉलिटी के लिए कुछ मटेरियल मिल रहा है उसको भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। अब उसमें से हमको मिल क्या रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा है। यानी कि आप जब तक रिवाइज नहीं करोगे
पढ़ोगे, एक चीज़ को यदि 10 बार पढ़ते हो, क्योंकि मैंने कई बार बताया कि लिखा सब में वही है, सब में वही है, चाहे आप एम लक्ष्मीकांत उठा के पढ़ो, चाहे किसी और राइटर की पढ़ो। अब यदि वो राष्ट्रपति के बारे में लिख रहा है कोई अदर राइटर, ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्या लगता है कि वो राष्ट्रपति का जो आर्टिकल 52 के तहत बात की गई है, तो वो आर्टिकल 53 कर देगा? बिल्कुल नहीं करेगा। आर्टिकल 52 ही बताएगा कि हाँ, एम लक्ष्मीकांत मतलब कि जो राष्ट्रपति महोदय का यहाँ पे यदि भारत में एक पद होगा, ये किस आर्टिकल में बात की गई है, तो आर्टिकल 52 ही बताएगा, दूसरा राइटर भी। और जो हम एम लक्ष्मीकांत जी की बुक्स में पढ़ेंगे वहाँ पे भी बताएगा कि हाँ, आर्टिकल 52 में ही होता है, ठीक है। लेकिन फिर हम क्यों भटकते हैं? वहाँ पे थोड़ा वर्ड का हेर फेर रहता है कि चलो इसमें ये हो गया। इसलिए यदि आप मेरी बात मानो तो सबसे सीधी कहने की बात मेरी यही है कि सबसे पहले तो आप अपना सिलेबस जो आपकी कंटेंट है उनको थोड़ा सीमित रखो, बहुत सीमित रखो। जितना सीमित रखोगे वो आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल होगा, ठीक है। यानी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आप उनको बहुत लिमिट में करो। और जो भी मार्केट में आता है उनको बहक मत जाओ कि मैं ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ। एक मैं देखती हूँ बहुत से बच्चे होते हैं जिनकी लाइब्रेरी तैयार होती है, कुछ नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं जिनके पास बस लिमिटेड बुक होती हैं और वो अच्छे खासे नंबरों से निकाल लेते हैं और सिलेक्शन पा लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे सिर्फ हमको अपना प्रैक्टिकली हमेशा रहना पड़ेगा। और जब भी हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो वहाँ पे बिल्कुल हम पूरा प्रैक्टिकली समझाते भी हैं, ठीक है, कि हमको क्या करना है, हमेशा अपना ओपिनियन सोचना है, अपना जो भी है हमारा। यदि आप आंसर राइटिंग करते हो वहाँ पे आप ऐसा लिख रहे हो कि हमारे नियरेस्ट ऐसा कुछ हो रहा है, इसमें ऐसे सुधार करने की ज़रूरत है, कोई क्वेश्चन आ रहा है उससे रिलेटेड आप लिख सकते हो, धर्म से रिलेटेड आ रहा है या धर्मनिरपेक्षता से रिलेटेड आ रहा है। क्योंकि हमको नहीं पता होता, हमको क्या किसी भी टीचर या स्टूडेंट को नहीं पता होता है कि एग्जैक्ट यही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। क्योंकि वो बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है और सबका आंसर जो होता है कहीं ना कहीं यदि हम देना चाहे तो बहुत ईजी होता है, ठीक है। लेकिन हाँ, और एक समस्या और आती है कि उसमें जब हम लिखते हैं तो इंग्लिश में और हिंदी में थोड़ा मतलब वर्ड लिमिट की प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए भी हम कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट होते हैं, मैंने भी कई सारे टॉपर्स की कॉपी देखी है, तो दोनों ही मतलब हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों की ही। तो वहाँ पे होता क्या है कि पैराग्राफ में लिखते हैं, ठीक है। एक तो पैराग्राफ में लिखेंगे, ऊपर से अंडरलाइनिंग नहीं होता है और उसमें से जो भी फ्लो चार्ट होता वो भी नहीं होता और डायग्राम तो कहीं कहीं मतलब होगा नहीं, तो क्योंकि हमारा वो पैराग्राफ पूरा लिखने में ही टाइम चला जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमको करना क्या चाहिए कि सबसे पहले तो हमको छोटा सा, बहुत छोटा सा, आप इंग्लिश मीडियम की हमेशा कॉपी देखो। और ये बात तो बिल्कुल यथार्थ है, मैं हिंदी मीडियम वालों की वो नहीं कर रही हूँ कि मतलब इनको हिंदी छोड़ देनी चाहिए, लेकिन ये यथार्थ बात है। जरा आप अपने दिमाग से भी सोचिएगा कि क्या हमको इंग्लिश सच में आनी चाहिए या नहीं। देखिए, इंग्लिश आनी ही चाहिए हमको, ठीक है। तो वहाँ पे आप एक इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट की यदि कॉपी देखोगे और जो भी टॉपर्स की कॉपी होती है वो बहुत बेहतर तरीके से, यानी ज़रूरी नहीं कि आप बिल्कुल पेंटिंग में माहिर ही हो, बहुत अच्छी डायग्राम बनाओ, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हमको बस दर्शाना है कि इंडिया है ये, ठीक है। तो वहाँ पे वो लिखते हैं थोड़ा सा, बिल्कुल जितना शॉर्ट से शॉर्ट हो सकेगा उसका वो इंट्रोडक्शन, उसके बाद बॉडी पार्ट उसका लिखते हैं और वो भी पॉइंट वाइज लिखते हैं, ठीक है। हम पैराग्राफ वगैरह नहीं यूज करते, पूरा पॉइंट वाइज, यानी एग्जामिनर जो होता है उसको भी थोड़ा पढ़ने में आसानी हो और आंसर भी हमारा जो पूछा जा रहा है उसका, क्योंकि वर्ड लिमिट होती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि हमको अब जितना पूछा जाता है कि 150 वर्ड में साफ साफ लिखा रहता है कि सिर्फ इतने ही वर्ड में हमको आंसर देना है, ना कि पूरी महाभारत लिखनी है, चाहे वो हिंदी मीडियम वालों के लिए हो चाहे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हो, ठीक है। तो वहाँ पे हमको सिर्फ पॉइंट वाइज पॉइंट, उसके जो भी मेन पॉइंट है उसको लिख देने हैं। कोई इशू नहीं कि हम उसमें बहुत बड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखे। उसके बाद कंक्लूजन, उसमें थोड़ा सा कोशिश करें हम लोग अभी से, यदि कोशिश करते हैं फ्लो चार्ट बनाने की, डायग्राम बनाने की, जैसे जियोग्राफी हो गया, अपना आर्ट एंड कल्चर का हो गया, वहाँ पे डायग्राम बनाते हैं, लिखते हैं, सो वो हमारे लिए बेटर होगा। एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट भी अच्छी खासी रैंक ला सकता है। जब निशांत जैन की 13वीं रैंक आ सकती है तो हम लोगों की
पहली रैंक आ सकती है, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने बताया था, निशांत जैन जी ने, मैंने उनका भी इंटरव्यू देखा था, कि उस टाइम पे हमारे पास सोर्सेज इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं थे हिंदी मीडियम में। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब हम बात करें तो प्रेजेंट टाइम में हमारे पास ये बहाना तो हम नहीं कह सकते कि हमारे पास सोर्सेज अवेलेबल नहीं है, ठीक है। आपको चाहिए क्या, हर एक चीज़ हिंदी में आ रहा है, जो भी चाहिए आपको। बहुत से ऐसे यूट्यूब चैनल है जो कि आपको द हिंदू का भी हिंदी में करा रहे हैं, ठीक है। यानी कि वहाँ पे भी आपको हिंदी में मिल रहा है। उसके बाद बहुत से ऐसी वेबसाइटें हैं जहाँ पे आपको हिंदी में मिल रहा है। हर एक सोर्सेज विजन का जितना भी आता है वो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड हो रहा है। जितना भी हमारा बजट आता है हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे आता है, इंडिया ईयर बुक आती है, हर एक चीज़ हमारे दोनों भाषाओं में आ रही है, ठीक है। फिर प्रॉब्लम कहाँ पे है, हम बहाना कब तक बनाएंगे, और जब तक बहाना बनाएंगे मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला, ठीक है, ना आपका ना हमारा। और जिस दिन हम बहाने बनाने छोड़ के सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पे फोकस करेंगे कि नहीं अब हमको करना है, ठीक है, यानी कि इसमें अब जान लगा देनी है लेकिन इसको जाने नहीं देना है, तो तभी हमारा कुछ हो सकता है। और बिल्कुल ये तो मेरा यकीन है, पक्का 100% मेरा यकीन है कि कभी ना कभी तो अब 2-3 साल के अंदर अंदर ही फर्स्ट रैंक में कोई ना कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट जरूर आएगा, ठीक है। और ये आप लोग हो सकता है कि आप में से भी कोई हो सकता है कि जो कि फर्स्ट रैंक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट वहाँ पे आए। और हमको अपने आप में सबसे ज़्यादा मुझे लगता है जहाँ तक कि कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ना कि इसके लिए हमारा सीसेट हमको पीछे कर रहा है, और ना ही हमारा जो कि वो हिंदी इंग्लिश है वो पीछे कर रही है, और ना ही बात करें यदि हम तो यूपीएससी घोटाला कर रहा है, ठीक है। यानी कि जहाँ तक मुझे लगता है सबसे पहले हमको अपने अंदर झांकना चाहिए। यानी कि एक बात आपने सुनी होगी कि जब हम किसी के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, एक उंगली किसी की ओर इशारा करते हैं कि तू ऐसा है, सो उससे पहले 3 उंगलियां आप उठा के देखिएगा। अभी मैं बता रही हूँ, अभी ट्राई कीजिएगा कि जब हम किसी की तरफ ऐसे उंगली उठा के बात करते हैं कि तू ऐसा है, ठीक है, लेकिन उससे पहले 3 उंगलियां हमारे ओर इशारा करती हैं, यानी ज्यादा किसकी हैं, 3 उंगलियां। अब पहले अपने आप को देखो कि तुम कैसे हो, ठीक है, यानी क्या हम सही में उस तरीके से उसकी डिमांड पूरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ पे यदि जब हम समझेंगे तभी हमको ये रियलाइज होगा कि हाँ क्या करना चाहिए, ठीक है। मेहनत तो बखूबी कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, मतलब पढ़ते जा रहे हैं, और जब तक हम सोच से लिमिट नहीं करेंगे तब तक हमारा कुछ नहीं होने वाला है। और उसके बाद सबसे पहले कि अपना जो टाइम है उसको हम पूरा डिसिप्लिन से फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज पढ़ते हैं, चलो कल 2-3 दिन थोड़ा छुट्टी ले लेते हैं, उसके बाद चौथे दिन पढ़ते हैं, 5वें दिन छुट्टी ले लेते हैं और छठे दिन पढ़ते हैं, उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि 10 साल बाद 20 साल बाद भी होने वाला, ठीक है। मैं नहीं कहती किसी का दिमाग थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि इसमें लक फैक्टर बहुत कम काम करता है, ठीक है। 2 से 3% आप कह सकते हो कि लक है, लेकिन ज़्यादातर हमारी मेहनत रंग लाती है। और यहाँ पे मेहनत का जो इशू होता है वहाँ पे हमको मेहनत को अपना पूरा डालना पड़ता है, ठीक है। तो मेहनत को अब डालना सभी बच्चे डालते हैं, मैं नहीं कहती कोई नहीं डालता, सब बच्चे डालते हैं, बट डालना कैसे है ये अब हमको सोचना है, ठीक है। क्योंकि जो पुराना तरीका है अब हमें उसे चेंज करना है कि हमने जो अभी तक किया उसमें से तो हमको इम्प्रूव नहीं बल्कि हम और इनमें इंक्रीज नहीं डिक्रीज होते जा रहे हैं, यानी हमारा जो वैल्यू है वो घटता जा रहा। सो अब कुछ अलग करना है, यानी कि कुछ अलग तरीके से पढ़ना है, पूरा प्रैक्टिकली रहो ना यार। जो भी हो रहा है आपके आस पास हो रहा है उससे पूरा एक्टिव रहो कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है, और इसमें यदि हम यहाँ पे ऐसे होते तो लोग क्या कर सकते थे। यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम आपके सामने आ रही, सपोज बाढ़ आ रही है, तो वहाँ पे आप एकदम प्रैक्टिकली रहो, कोई ज़रूरत नहीं है। और एक बात आप ध्यान में रख लो, किसी का भी आंसर देखोगे वहाँ पे उसमें कोई ज़रूरत नहीं रहती है कि हम जो किताब में लिखा है, और ना ही मुझे नहीं लगता कि किताब का लिखा हुआ किसी को याद रहता है टू जेड और वो लिखता होगा, ठीक है। वहाँ पे हम अपना ही ओपिनियन देते हैं और हमसे वहाँ पे वही मांगा जाता है। सो सबसे पहले तो हमको अपनी दोनों ही भाषाओं पे डिमांड करनी होगी, जो भी है कमांड करनी होगी, ठीक है। तो वहाँ पे जब तक हम अपनी दोनों भाषाओं को यानी हिंदी और इंग्लिश पे कमांड अच्छी नहीं करते हैं तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। जब तक आप सोचे
सोचते रहोगे ये कि नहीं मैं तो हिंदी मीडियम का हूँ, मैं भारतीय हूँ, हिंदी आनी चाहिए, सो बिल्कुल हिंदी आना चाहिए, गर्व से कहते हैं हिंदी आना चाहिए, लेकिन इंग्लिश हमको आनी चाहिए और इसको हम झुठला नहीं सकते हैं, ठीक है। और यदि जिस दिन हमको ये आने लगी, और हाँ एक बात और है कि बिल्कुल मत घबराइए कि हमारा एक ही साल में सिलेक्शन हो जाए, कोई ज़रूरी नहीं है। कछुए की चाल चलिए आप, खरगोश की चाल चलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि यदि धीरे धीरे भी हम करके एक एक टॉपिक करके कंप्लीट करते हैं, सो फाइनली हम क्या करेंगे कि मतलब पूरा टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। यानी पूरे टॉपिक को अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से, सही ढंग से उस पे हम मतलब पढ़ सकते हैं, अपनी कमांड बना सकते हैं। लेकिन यदि हम बहुत रफ्तार से चल रहे हैं, बिल्कुल चलते जा रहे हैं, कहीं रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, लेकिन हमसे आता क्या है? कुछ भी नहीं, प्री का पेपर नहीं निकल रहा, ठीक है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, साल बर्बाद हो गया हमारा, प्री नहीं निकल रहा हमसे। और यहाँ पे बिल्कुल आप में से यदि पॉसिबल हो तो यूपीएससी की वेबसाइट में जाइएगा, वहाँ पे उनका डाटा देखिएगा, पूरा वो लैंग्वेज वाइज निकालते हैं कि मेंस का पेपर देने कितने बच्चे हिंदी मीडियम के जा रहे हैं, ठीक है। यानी 10 में से 1 बच्चा हिंदी मीडियम का होता है, 10 बच्चे में से 9 बच्चे यदि इंग्लिश मीडियम के एग्जाम दे रहे हैं, सो 1 बच्चा क्या होता है कि हिंदी मीडियम का एग्जाम देता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि हिंदी मीडियम के बच्चे प्री ही नहीं निकाल पा रहे हैं, यानी कि वो प्री में ही अटक जा रहे हैं, और मेंस तो मतलब गया तेल लेने, वो तो निकलता ही नहीं है, ठीक है। तो सॉरी मैंने कुछ गलत वर्ड का यूज किया हो तो, लेकिन यहाँ पे जो सही है, हकीकत है, वो है तो है, ठीक है। यानी सिंपल सी बात है कि यहाँ पे हमको ये अब सोचना पड़ेगा कि सबसे पहले जो कमी है हमारी कमी है, ठीक है, किसी और की नहीं। क्योंकि जो अभी तक सबकी स्ट्रेटेजी थी बिल्कुल सही थी, हो सकता है बिल्कुल सही हो, लेकिन उससे भी हमको क्या अलग करें, कैसे अलग करें, हम एक बिल्कुल आप नहीं, जरूरी नहीं है कि आप हिंदी मीडियम के टॉपर्स की ही कॉपी देखो, इंग्लिश मीडियम की टॉपर्स की कॉपी देखो, आप वहाँ से बिल्कुल भी जर से भी इंग्लिश नहीं आती आपको, फिर भी वहाँ पे इतना तो समझ में आ गया कि इस बंदे ने डायग्राम बनाया है, उसमें अंडरलाइन किया है जो भी कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स थे, उसने फ्लो चार्ट बनाया है। सो यहाँ पे हमको भी अपने आंसर राइटिंग में उसने पॉइंट वाइज आंसर लिखा है, और उसका आंसर जो है वो बहुत छोटा सा, यानी इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट, और उसके बाद उसका कंक्लूजन, और उसका जो भी सोल्यूशन होता है वो भी वो मेंशन कर देते हैं, ठीक है। यानी कि आप इतना मेंशन करते हो, हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, तो हम सब अब पीछे नहीं रह सकते, ठीक है। यदि इस तरीके से बेहतर तरीके से कोशिश करते हैं तो, और यदि रट्टा मारते रहे तो नहीं, मुझे नहीं लगता कि कुछ होने वाला है, ठीक है। क्योंकि रटने वाले हम जैसे बहुत हैं, और किताब को छाप के आने वाले, यानी कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्वेश्चन, तो उसका आंसर छाप के आने वाले बहुत हैं। कि धर्मनिरपेक्षता आया है तो वहाँ पे हमको पता नहीं, बस हमने पढ़ा था कि संविधान में हमारे इतने से इतने आर्टिकल तक धर्मनिरपेक्षता की बात की जा रही है, इसमें किसी जाति धर्म के आधार पर इनमें भेदभाव नहीं किया जाएगा, बस सिंपल सामने लिख दिया, ठीक है। लेकिन उस पे हमको अपना क्या ओपिनियन देना है, वो तो बहुत कम बच्चे कर पाते हैं, और यही सोच हम सबको अपने अंदर लानी है, ठीक है। और बिल्कुल ऐसा ही होगा। देखिए हमने पॉलिटी पढ़ा, और वहाँ पे हमने देखा कि बिल्कुल बहुत अच्छा एग्जाम्पल आज आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि जिसने भी संघर्ष किया उसने भी सफलता पाई है। यानी कि महिलाओं ने संघर्ष किया, उनके साथ भी अत्याचार हो रहा था, अंग्रेज यहाँ हम गुलाम थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने भी संघर्ष, हमारे बहुत महान पुरुष जो थे उन्होंने संघर्ष किया, आज हम स्वतंत्र हैं। लेकिन यदि वो सोच के बैठ जाते कि नहीं अब तो हमको गुलामी ही झेलनी है, महिलाएं सोच के बैठ जाती कि नहीं अब हम पुरुषों के पैरों की जूतियां ही हैं, सो वो आज भी वही रहती, मैं आपके सामने ऐसा बोल नहीं पाती, ठीक है। यानी कि हम भी वही सोच के रह जाते कि लड़कियों को ऊंची आवाज में तो बोलना ही नहीं चाहिए, यानी कि वो इस काबिल ही नहीं है, और यदि वो संघर्ष नहीं करती तो रियल में हम वही रह जाते। तो इसलिए अब हमको संघर्ष करना है, और वो कहीं और आवाज उठा के नहीं, अपने अंदर की आवाज उठा के करना है, अपने आप को सुधार के करना है, ठीक है। क्योंकि अब कहीं भी नहीं होने वाला है कुछ भी, जब तक हम अपने आप को अब कुछ अलग ढंग से नहीं बदलते हैं और अलग तरीके से बदलने की कोशिश नहीं करते हैं। सो अब मुझे लगता है कि आप सभी को ये बातें समझ में आ गई होगी कि
हम बिल्कुल बहाना नहीं बना सकते हैं किसी भी बात के लिए कि हम एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं और सीसेट यहाँ पे मतलब मेजर रोल प्ले करता है हमको असफल बनाने के लिए, ठीक है। या की बात करें तो जो यूपीएससी वाले घोटाला करते हैं उससे हम सफल नहीं हो पाते। मैंने कल ही देख रही थी यूट्यूब पे काफ़ी सारे ऐसे थे, यूपीएससी ने किया घोटाला, आखिर क्या किया घोटाला, मतलब कुछ ऐसे उसका थंबनेल वगैरह था। तो वहाँ पे क्या किया घोटाला, कैसे किया घोटाला, वो सब बात की बात है। पहले तो हम पे अपने आप पे कॉन्फिडेंट होना चाहिए ना कि हम किस लेवल के हैं, यानी कि हम एक निर्णायक क्षमता है हमारे पास या नहीं है, या कि हम क्या कर सकते हैं। क्या आपको अच्छा एक बात बताइए, आपको क्या लगता है कि क्या एक इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट कुछ अलग टाइप का होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। वो हमारे जैसे, हमारे और आपके जैसे ही होता है, ठीक है। यानी कि बिल्कुल उसी तरह शक्ल होती है, वैसे ही इंसान होता है, वैसे भी उसका भी खून लाल होता है, यानी कि वो भी वही खाता है जो हम खाते हैं। कोई ऐसा नहीं होता कि वो कुछ अलग तरीके से खाता है या आसमान से तोड़ के लाता है सो खाता है, तो वहाँ पे वो इतना सफल हो रहा है, ठीक है। बस उनका सोचने का नज़रिया जो है, उनका पढ़ने का नज़रिया जो है, उनका निर्णय लेने की क्षमता जो है, वो काफ़ी इंक्रीज होती है। वो रट्टू तोता नहीं होते हैं। और ये आप यकीन कर लो, आपके फ्रेंड भी होंगे, आप देखते होगे, मैं कुछ अपवाद होते हैं, देखो हर एक क्षेत्र में होते हैं, मैं उनको छोड़ के कह रही हूँ कि आप देखते होगे कि मतलब वो हमेशा बुक से पढ़ते हैं और बुक का पढ़ा हुआ वो बहुत छोटे से मतलब की बात करें यदि, तो वो आप लोगों को पता है कि हम लोग जब कॉलेज करते थे तो हमारे जो फ्रेंड्स थे जो इंग्लिश मीडियम के थे, वो मतलब 1 से 2 पन्ने में अपने आंसर खत्म कर देते थे, ठीक है। लेकिन हमारे भैया 4 पन्ने भर जाते थे, लेकिन आंसर हमारा खत्म नहीं होता था। और ऐसा भी नहीं था कि मतलब वो हमसे, हमारा नंबर उनसे ज़्यादा आता था, ठीक है, उनसे कम ही आता था। लेकिन क्या होता था कि उनका जो आंसर होता था वो काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग होता था। जो क्वेश्चन की डिमांड थी वो आंसर पूरा कर देते थे। लेकिन हम लोग तो भैया बेंच भरते रहते थे, हिंदी मीडियम के वाले हैं, और वहाँ पे तो ठीक है जितना लिखना चाहो पैराग्राफ बना बना के लिख डालो। सो कॉलेज की बात तो अलग है कि वहाँ पे आप कुछ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोगों की जो डिसीजन लेने की क्षमता होती है, जो किसी की समरी निकालने की कैपेसिटी होती है, वो बहुत कम कहीं ना कहीं होती है, ठीक है। और वो हम खुद से बना लेते हैं। सही बात बोले तो ये है कि हम खुद से बना लेते हैं कि हम लोगों के पास तो ये है ही नहीं, ठीक है, जबकि हम लोगों के पास सब कुछ है। क्या हम एक ऐसा निर्णय नहीं ले सकते हैं कि मतलब क्या सही होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, यानी क्या गलत होना चाहिए? तो वहाँ पे डिसीजन मेकिंग हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा रटंत विद्या और ज़्यादा करते हैं कि मतलब कोई चीज़ को रट के लिख देंगे तो ज़्यादा नंबर आ जाएगा। तो उससे हमको बचना है, ठीक है। सबसे मेन बात है कि उससे हमको बचना है और इंग्लिश को इग्नोर नहीं करना है, और क्योंकि इसको पढ़ना ही पड़ेगा। देखो आप कहीं भी जाते हो, जिला के अधिकारी बनते हो, वहाँ पे कोई इंग्लिश पे बात कर रहा है तो क्या बोलोगे, भैया मेरे को इंग्लिश नहीं आती, थोड़ा रुको मैं ट्रांसलेटर को बुला लेता हूँ, उसके बाद आपसे बात करता हूँ, ठीक है। क्या हम ऐसा बोलेंगे? यानी उस टाइम हमारी छवि क्या रह जाएगी? कोई ये मान के चलता है कि यदि आप एक डिस्ट्रिक्ट के डीएम हो तो वहाँ पे आपको सब तरह से, यानी सबकी आप लैंग्वेज समझ सकते हो, सबकी भाषाओं को समझ सकते हो, आदर कर सकते हो। वो इस होप से आपके पास आते हैं, लेकिन हम बोल देते हैं भैया भैया रुको रुको, अभी मेरे पास ट्रांसलेटर नहीं है, आप थोड़ा 5 मिनट वेट करो, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है। तो हमको ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं नहीं कहती इंग्लिश में एक्सपर्ट हो जाओ बिल्कुल भी, लेकिन बिल्कुल भी कमज़ोर मत रहो, मैं ये कहना चाह रही हूँ। और हमको सक्सेस पानी है, सो हमको ये करना पड़ेगा, बिल्कुल ये बहाना तो नहीं ही चलेगा। और आप ही देख लो कि एक इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट हमसे बात करता है, हम उससे इंग्लिश में बात नहीं करते, हमारा फ्रेंड ही होता है, हम उससे हिंदी में बात करते हैं, ठीक है। और वो बखूबी, आपको पता है कि अभी जो रिजल्ट आया 2019 का, तो 89 रैंक है नितिन केविजू जी की, ठीक है। वो उनसे हमारा रिजल्ट आने से पहले भी बातचीत होती रहती थी। वो एक केरल के हैं, तो आपको पता वहाँ की मदर टंग भी इंग्लिश है, लेकिन उनको भी हिंदी आती थी, यानी मैं हिंदी में बात करती थी और वो भी हमसे हिंदी में बात करते थे, ठीक है। यानी कि अभी भी वो हिंदी में बात करते हैं और अच्छी खासी हिंदी आती है उनको, जबकि केरल के हैं। और उनकी मातृभाषा की बात करें भी तो आपको पता होगा कि केरल में अच्छी खासी वहाँ पे ज़्यादातर इंग्लिश ही बोली जाती है, लेकिन फिर भी वो क्या करते, मतलब हिंदी बोल लेते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको भी ऐसा ही होना पड़ेगा।
और बिल्कुल होना ही चाहिए कि हमको यदि इंग्लिश नहीं आ रही है, ये हमारी गलती है, हमारे आयोग की नहीं, सीसेट की गलती नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि पेपर जो होता है उसका ट्रांसलेशन किस में होता है, इंग्लिश का हिंदी में होता है, ठीक है। और इंग्लिश का जब हिंदी में होता है, कोई क्वेश्चन उठा के देखना आप, हिंदी का इंग्लिश में किसी भी का हिंदी में ट्रांसलेट करना, कि किसी भी जो भी हमारे क्वेश्चंस होते हैं तो उनका कितना अजीब सा कुछ दे देता है कि हमको खुद नहीं समझ में आता कि ये हिंदी में क्या दे दिया, ठीक है। हम भले हिंदी मीडियम की स्टूडेंट है, फिर भी हम नहीं समझ पाते कि भैया ये दे क्या दिया, इसमें हो गया मतलब क्या होगा इसमें। तो इसलिए हमको दोनों ही आनी चाहिए, ठीक है। और यदि दोनों ही आती हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थोड़ा जो है वो हमारी सॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। और उसमें से हम अपना जो भी है पूरा कमांड बना सकते हैं और बेहतर तरीके से फर्स्ट रैंक ला सकते हैं। और ये तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है हम कि 2 से 3 साल के अंदर जो हिंदी मीडियम का एक बंदा तो मतलब बात करें तो फर्स्ट रैंक आएगी ही, और ये बहुत जल्द आएगी, ठीक है। और आशा करते हैं कि आप, यदि मेरी बात आपको समझ में आई होगी तो आप लोगों के ही फर्स्ट रैंक आ सकती है, ठीक है। लेकिन सोर्सेज लिमिट रखना है और डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, ठीक है। यानी कि अपनी लाइफ में यदि डिसिप्लिन हम ला रहे हैं कि इस टाइम पढ़ना है तो पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, फिर मुझे किसी से मतलब नहीं है, तो उस टाइम हम क्या करेंगे, अपने आप पे जिस दिन विजय पा लेंगे उस दिन हम सिलेक्शन तो बहुत छोटी बात है पा ही लेंगे, ठीक है। तो इसलिए और बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है। जिस दिन हड़बड़ा गए ना कि अरे इतना जल्दी मैं इतने साल से कर रहा हूँ, उसी दिन आप गिर गए, समझ लो कि उसी दिन आप बहुत नीचे खाई में चले गए हो। तो इसलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। जितने भी सेलेक्टेड मेंबर है वही बताते हैं, वही बात बताते हैं, फिर भी हमारे समझ में नहीं आता, पल्ले नहीं पड़ता। रिवीजन करो, रिवीजन करो, रिवीजन करो। एक बुक को 10 बार पढ़ो, कोई एनसीईआरटी पढ़ रहे हो उसी को 10 बार पढ़ो, एक बार में नहीं समझ में आया, दूसरी बार थोड़ा और समझ में आएगा, तीसरी बार और समझ में आएगा, चौथी बार और समझ में आएगा। यानी कि यदि हम एनसीईआरटी को ही अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो मेरा निकल जाएगा, ठीक है। यानी कि एनसीईआरटी यदि हम पढ़ते हैं, सिर्फ उसको ही पढ़े, लेकिन हमारी आदत बहुत गंदी होती है, ये सही बात है, मेरी मतलब मैं सबकी बता रही हूँ, ठीक है। तो बहुत गंदी होती है, जो कि हम क्या करते हैं कि इसको भी पढ़ते, उसको भी पढ़ते, उस कोचिंग की नोट्स, उस कोचिंग की नोट्स, और हाँ, नोट्स अपनी बनाना, कभी किसी दूसरे की मत लेना, ठीक है। क्योंकि यदि दूसरे के लिए नोट्स, आप समझ लो कि आपका कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग बनाया है, वो जो समझता है वो बनाया है, हम जो समझते हैं हम बनाएंगे। आप जो जिस तरीके से समझ सकते हो आप उस तरीके से बनाओगे ना। और यदि आप किसी की बनी बनाई ले लेते हो और किसी कोचिंग की नोट्स, तो भैया आपको पता ही है कि वो तो मतलब एक नोट्स क्या होती है और कोचिंग की नोट्स नाम मात्र की होती है, देख के ही तो बेहोशी आ जाती है कि इसमें इतना सारा लिखा हुआ है, ठीक है। सो अब आई हो कि आपको ये जो मेरा इतना बड़ा लेक्चर था तो कहीं ना कहीं आपको बुरा लगा हो, यदि तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन सच्चाई यही है कि हम सबको अब यदि सच में रियल में टॉपर बनना है, ठीक है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, फर्स्ट रैंक लानी है, सो उसके लिए जान लगानी होगी। नहीं तो फिर मेरा आपको जो स्लोगन है वो तो याद ही होगा, जान लगा दो या जाने दो। तो अब मैं ये नहीं कहूँगी जान लगा दो या जाने दो, इसमें जान लगा दो पर जाने मत दो, ठीक है। यानी कि हम इसमें जान लगा देंगे लेकिन अब जाने नहीं देंगे, क्योंकि अब हमको फर्स्ट रैंक लानी है, सो लानी है, और हम भी वो कर सकते हैं। और यदि आपको यकीन न हो तो किसी काम को आज ही आप ठानो, ठीक है। सिर्फ मतलब ऐसा काम हो कि आज आप करो, कल उसका आपको रिजल्ट देखना है, बिल्कुल उस काम को आप इतनी लगन से करो और 100% है कि आपका वो काम कल इतना बेहतर रिजल्ट देगा आपको कल ही कि आप यकीन नहीं मान सकते हो, ठीक है। यानी कि उस टाइम आपको यकीन हो जाएगा कि सच में मैडम ने जो कहा था वो रियल में सही है। और मैंने भी काफ़ी सारे ऐसे प्रैक्टिकल किए हैं कि यदि मैं जब एग्ज़ाम देने जाती थी तो मैं एक बार क्या की थी कि एक रात पढ़ी थी, ठीक है। यानी कि पहले मैंने 10-15 दिन पढ़ा नहीं, जड़ से नहीं उठाया उस किताब को, उसके बाद मैंने एक रात पढ़ा उसको और जाके उसका एग्ज़ाम दी, और एक रात मैं इतने अच्छे तरीके से उसको पढ़ी, और जब सुबह जाके एग्ज़ाम देती हूँ बहुत अच्छे खासे नंबर आते हैं, ठीक है। यानी मुझे लगा कि यदि मैं मेहनत रेगुलर करती इस तरीके से तो शायद मैं टॉप कर सकती थी, ठीक है। यानी कि जब मैंने यहाँ पे एक रात पढ़ा और मेरा रिजल्ट इतना बेहतर आ सकता है, सो यदि मैं अच्छे तरीके से रेगुलर पढ़ती तो हो सकता है कि 100 में 99 नंबर तो आ ही जाने थे, ठीक है।
तो यहाँ पे ऐसा हमको करना चाहिए कि यदि हमारे अंदर कंटिन्यूटी होती है तो, और यकीन ना हो तो जो मैंने बताया, क्योंकि भैया मैं प्रैक्टिकल करने में बहुत भरोसा करती हूँ और एक साइंस का स्टूडेंट हमेशा प्रैक्टिकल करता रहता है, ठीक है। तो आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हो, मैं नहीं कहती कि साइंस के स्टूडेंट ही हो, तो आप लोग भी हमेशा जब भी मैं कोई बोला करूँ उस पर आप प्रैक्टिकल जरूर किया करो कि यदि इसने बोला है तो क्या सही हो सकता है, ठीक है। और जब आप देखोगे तो बिल्कुल जिस काम पे आप अपनी मेहनत लगा रहे हो वो काम यकीन मानो 100% आपका सही होने वाला है, ठीक है। फिर यदि हम यूपीएससी के लिए अपनी जी जान लगा दे तो हम फर्स्ट रैंक क्यों नहीं ला सकते हैं। और कोई हमारा ये अब ना बहाना बना सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि बहाना बनाना चाहिए, और यदि बहाना ही बनाना तो फिर यूपीएससी छोड़ देना चाहिए, सच्ची बात ये है, ठीक है। यानी कि जब हमको बहाने ही बनाए तो मम्मी पापा का पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, कहीं अपनी जॉब वगैरह ढूंढ के अच्छी खासे पैसे कमा के घर वालों की हेल्प करनी चाहिए। उनका पैसा फालतू का और टाइम और बैठ के जो घर में खाना खा रहे हैं वो नहीं करना चाहिए, ठीक है। और यदि सच में करना है तो फिर उस पर जी जान तो लगानी ही पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है, बनी बनाई बात है कि यदि हमको रियल में करना है तो उसके लिए हमको कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। हाथ पे हाथ रख के नहीं कर सकते हम, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके हमको सफलता मिलेगी, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट। आई होप कि आपको मेरी बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी, और जिसको बुरा लगा हो एक बार मैं फिर सॉरी बोलती हूँ, लेकिन मेरी बात पे गौर जरूर करना आप लोग कि, और आप लोग भी सोचना कि कहाँ पे मैडम ने गलत बोला है, और यदि गलत बोला है तो इसका राइट आंसर क्या होगा। यदि मैंने बोला है कि आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए, सो मैंने क्या गलत बोला है। आप जरा ये सोचना जरूर कि आप डीएम बनोगे जब उस टाइम पे जरा अपने आप को उस पद पे रख के देखना कि क्या उस टाइम पे आपकी कंडीशन होगी, ठीक है। सो ये सारी बातें आप लोग जरूर एनालिसिस खुद से करिएगा। मैं नहीं कहती मेरी बात पे भरोसा करो, अपनी बात पे कभी पूरा यूपीएससी का डाटा आता है उसको पढ़ो, उसके बाद आप समझो क्या कंडीशन है हमारी, तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि हाँ कहीं ना कहीं गलती हमारी है, मेन प्रॉब्लम हम में है, क्योंकि 10th लेवल की मैथ पूछी जाती है जो कि हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं 2 से 3 महीने की मेहनत में, ठीक है। लेकिन हम बहाने बना लेते हैं कि भैया सी सेट आ रहा, एक क्वालिफाइंग पेपर है, तो सी सेट क्या है। हम मेजर प्रॉब्लम तो ये कि हम प्री का जो ये हमारा जनरल मतलब जीके जीएस आ रहा वही नहीं निकाल पा रहे हैं। तो ये सारी बातें हमको सोचती हैं, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट।